इंडियन प्रीडेटर द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर, इसे इंडियन प्रीडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली का दूसरा सीजन भी कहा जा सकता है। हालांकि ऐसा कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है कि ये इसी का दूसरा सीजन है। द बुचर ऑफ दिल्ली बिल्कुल अलग था और द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर एकदम अलग है। एक फिक्शन फिल्म की कहानी ज्यादातर पहले से तय होती है, उसके शॉर्ट्स और अन्य चीजें भी पहले से तय होती है, पर डॉक्यूमेंट्री में ये सब कुछ पहले से डिसाइड नहीं होता। डायरेक्टर को जैसी बाइट्स मिलती उसके आधार पर वो असल खेल पोस्ट प्रोडक्शन में करता। यहाँ भी ऐसा ही किया गया है। सभी चस्पदीदों और जानकारियों को बाइट्स के जरिए एक नए नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज सिर्फ ऊपरी तौर पर क्राइम को नहीं दिखाती, पर्दे के पीछे की चीजों को भी उजागर करती है। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इंडियन प्रीडेटर द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर को, जिसके पहले एपिसोड को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रयागराज को, जहाँ पर कुंभ के मेले की तैयारी चल रही होती है। यहीं पर हम बीरेंद्र सिंह नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि अपने भाई धीरेन्द्र सिंह के बारे में हमें कुछ बातें बता रहा होता है। वो कहता है कि धीरेन्द्र एक सीधा साधा लड़का है और वो एक बहुत ही अच्छा पत्रकार है। कुछ दिन पहले वो प्रयागराज गया था और वहाँ पर उसने एक कमरा लिया क्योंकि उसे पत्रकार की जॉब मिल चुकी थी। आगे रातिबन त्रिपाठी नाम के एक पत्रकार हमें धीरेन्द्र सिंह के बारे में कुछ बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने भी धीरेन्द्र सिंह के साथ कई दिनों तक प्रयागराज में काम किया, जिसके बाद धीरेन्द्र सिंह ने अपने भाई बीरेंद्र के पास कॉल किया और उनसे कहा कि वो जल्द से जल्द घर आने वाला है। लेकिन 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन धीरेन्द्र अभी तक अपने गाँव नहीं पहुंचा था। यहाँ पर उसके घर वाले पूरी तरह से परेशान हो चुके थे और उसकी बीबी की भी बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी, क्योंकि धीरेन्द्र ऐसे समय पर गायब हुआ था जब कुंभ का मेला स्टार्ट होने वाला था और अगर धीरेन्द्र अभी नहीं मिल पाया तो फिर शायद कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए उसकी अखबार में न्यूज दी जाती है और उसे खोजना स्टार्ट कर दिया जाता है। काफी दिन तक ढूंढने के बाद भी अभी तक धीरेन्द्र का कोई पता नहीं चल पाया था, जिसके बाद श्री नारायण त्रिपाठी, जो कि उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, वो इस केस को हैंडल करना शुरू करते हैं। वो सबसे पहले धीरेन्द्र सिंह के घर पर पहुंचते हैं, उसके घर का जायजा लेते हैं। वो देखते हैं कि चार्जर लगा हुआ था, जिससे कि वो समझ जाते हैं कि अगर धीरेन्द्र खुद की मर्जी से बाहर जाता तो वो चार्जर को अपने साथ जरूर लेकर जाता। जिसके बाद धीरेन्द्र सिंह के फोन को ट्रैक किया जाता है। वो देखते हैं कि उसने लास्ट कॉल कहां पर की है और कहां से आई है। अब धीरेन्द्र के पास लास्ट कॉल जो आई थी वो कौलंदर नाम के किसी आदमी की थी और जब वो उसके पास कॉल लगाते हैं तो उसकी पत्नी गोमती कॉल उठाती है और कौलंदर के बारे में बताती है। तब पुलिस वाले कौलंदर की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और उसे एक चेक पॉइंट पर पकड़ लेते हैं, जो कि कहीं से आ रहा होता है। यहाँ पुलिस वाले कौलंदर से कुछ पूछताछ करते हैं और उन्हें पता चलता है कि कौलंदर वही आदमी है जिससे कि धीरेन्द्र सिंह ने आखिरी बार बात की थी और उसके साथ उसका साला बक्सराज भी था। तो पुलिस वाले उन दोनों को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, जिसके बाद उन दोनों से पूछताछ की जाती है। लेकिन यहाँ पर वो दोनों ही साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि उन दोनों ने कुछ नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों को उन पर पूरा शक था, इसलिए वो उन पर जोर जबरदस्ती करते हैं, जिससे कि उनकी गाड़ी में धीरेन्द्र सिंह का मोबाइल फोन तो उन्हें मिल जाता है। अब उनके ऊपर पूरी तरह से शक हो चुका था, इसलिए उन्हें बहुत मारा जाता है और आखिर में वो उन्हें बता देते हैं कि उन्होंने धीरेन्द्र सिंह को मार डाला है और धीरेन्द्र को उन लोगों ने कैसे मारा वो भी उन्हें बताते हैं। वो कहते हैं कि जब वो तीनों साथ थे तो यहाँ पर कौलंदर ने अपने साले बक्सराज को इशारा करके चाय लाने को भेज देता है, लेकिन तभी उसका साला पीछे से आता है और वो धीरेन्द्र सिंह को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। धीरेन्द्र सिंह को मारने के बाद उन लोगों ने उसकी लाश को अपनी कार में पटकी, जिसके बाद एमपी के बॉर्डर पे पुलिस वालों को चकमा देकर किसी तरह से वो रीवा के चेक पॉइंट से निकल पड़ते हैं और यहाँ पर हम साफ देख पाते हैं कि धीरेन्द्र की डेड बॉडी उनकी कार में पड़ी हुई थी। जिसके बाद रीवा से 7 किलोमीटर पहले ही वो एक जगह पर पहुंचते हैं और वहां पर वो धीरेन्द्र सिंह के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उसकी मुंडी को भी धड़ से अलग कर देते हैं। ये सारी बातें अगले दिन न्यूज के दौरान लोगों को पता चलती है कि एक डेड बॉडी मिली है जिसमें कि सर नहीं था। साथ में ये बात भी बताई जाती है कि यूपी के प्रयागराज में एक आदमी की मिसिंग कंप्लेंट की गई थी और उस आदमी को 2-3 दिन से ढूंढा जा रहा था। अब क्योंकि उसका सर धड़ से अलग था, इसलिए कोई भी उसे नहीं पहचान पा रहा था, इसलिए एमपी पुलिस उसका अंतिम संस्कार कर देती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये बात पता चल जाती है कि वो डेड बॉडी दरअसल में धीरेन्द्र सिंह की थी, इसलिए यूपी पुलिस धीरेन्द्र सिंह की डेड बॉडी को लेने के लिए जाने लगती है। साथ में यहाँ पर कौलंदर और बक्सराज उन्हें ये भी बताते हैं कि रीवा पहुंचने से 7 किलोमीटर पहले उन्होंने खून से सने हुए कपड़े को पहले ही फेंक दिया था। जिसके बाद यूपी की पुलिस धीरेन्द्र सिंह की डेड बॉडी को बाहर निकालती है और उसके परिवार वालों को सौंपती है, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अब बात ये आती है कि कौलंदर ने उसकी मुंडी को कहां पर पटका, तो यहाँ पर वो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने धीरेन्द्र सिंह की मुंडी को एक नदी में पटका था। जिसके बाद सारे पुलिस वाले मिलकर उस नदी के पास पहुंचते हैं और उसकी मुंडी की खोजबीन चालू कर देते हैं
और आखिरकार उन्हें उसका सिर भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही बुरी हालत में था। और ये सारा कांड कॉलिंदर ने किया था। कॉलिंदर ने ये सब कुछ बड़े ही बेरहम तरीके से किया था। उसके घर से कई सारे कागजात भी मिले थे। उसने ये सारा प्लान कैसे किया, ये सब कुछ कैसे किया, उसने एक डायरी में भी लिखा हुआ था, जो कि उसी के घर पर मिलती है। और इस डायरी में ज़्यादा कुछ तो हमें नहीं मालूम है, क्योंकि आगे जो हमें स्टोरी सुनाने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि खुद कॉलिंदर है। तो अगले एपिसोड में खुद कॉलिंदर हमें बताएगा कि उसने ये सब कुछ कैसे किया और क्यों किया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको अगला एपिसोड जल्द से जल्द देखने को मिले। दोस्तों, इस चैनल पर अब से सिर्फ वेब सीरीज एक्सप्लेन की जाएगी, इसलिए आप हमें कॉमेंट करके ये बता सकते हैं कि हमें किस तरह की वेब सीरीज एक्सप्लेन करनी चाहिए। साथ ही आप हमें वेब सीरीज सजेस्ट भी कर सकते हैं कि हमें कौन सी वेब सीरीज एक्सप्लेन करनी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको निराश ना करूं। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।